जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीरज पंत आज अल्मोड़ा से इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहा हूँ और द इंडिया पोस्ट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ और द इंडिया पोस्ट के इस वेबिनार में, इस पोर्टल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। गत दिनों बहुत सारे विषय, चाहे वो सामरिक दृष्टि से हों, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हों या चाहे इस वैश्विक कोरोना महामारी को लेके हों, कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार ने किए हैं और इन निर्णयों से भारत की जनता ही नहीं, अपितु पूरा विश्व भारत की तरफ एक आशा भरी निगाह से देख रहा है। एक इस जज्बे को, चाहे वो कोरोना को लेके हो, चाहे वो गलवान में चीन के सेना के सामने भारतीय सेना का प्रत्युत्तर हो, या फिर अभी-अभी भारत सरकार ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है चाइना के एप्लीकेशंस के ऊपर, उसको लेके हो, उसकी प्रशंसा भारत में ही नहीं, उसका समर्थन भारत में ही नहीं, वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा हो रहा है और दुनिया के कई छोटे देश इस निर्णय से अब हौसला ले रहे हैं कि अगर भारत ने ये काम किया है, तो वो लोग भी ये काम कर सकते हैं। किसी तरीके से चीन को लेके जो एक असमंजस बहुत चीज़ों को लेके बना है, तो हमारे बीच एडवोकेट अजय जग्गा जी हैं। दोस्तों नमस्कार। ये विलंब और रुकावट के लिए क्षमा, क्योंकि जो हमारे एंकर है नीरज पंत जी, वो एक मतलब जिसको हम देवभूमि बोलते हैं, देवों की धरती बोलते हैं, वो उत्तराखंड में है और अल्मोड़ा के पास एक गांव है जोगेश्वर के पास, वहां से एंकरिंग कर रहे हैं। तो मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में गांव के अंदर भी वो बैठकर एंकरिंग कर वहां पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन हम आते हैं आज के टॉपिक पर, और आज का हमारा टॉपिक है मोदी सर्जिकल स्ट्राइक ऑन द एप्स ऑफ चाइना, एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ एंड द वे फॉर आत्मनिर्भरता। तो कार्यक्रम के शुरू में हम सबसे पहले नमन करेंगे उन वीरों को जो कि गलवान वैली में, गलवान घाटी में वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद मैं प्रणाम करूंगा उन माताओं को जिन्होंने ऐसे शेर, ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने देश और देश की सुरक्षा की खातिर अपने प्राण त्यागे और जाबाज या योद्धा के नाम से सदा ही जाने जाएंगे। तो मित्रों, बात कर रहे हैं हम चीन की। इसके ऊपर मैं चर्चा शुरू करूं, एक मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि चीन की परिभाषा जाननी है, चीन के बारे में जानना है, तो इसके जरा नाम को उल्टा करके पढ़ लें। मैं समझता हूं इससे बेहतर परिभाषा नहीं मिलेगी। नाम को उल्टा करके पढ़ लें। और चीन जो है वो अपनी घटिया हरकतों के लिए, पीठ पर छुरा घोंपने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यह वो देश है जो अपनी वॉर स्ट्रेटजीज के ऊपर बोलता है कि अगर दुश्मन को ऊपर जीत पानी है तो वो जंग के बिना पानी है। मतलब टेक्नोलॉजिकल स्ट्राइक करेंगे, ई स्ट्राइक करेंगे, लेकिन दुश्मन को जंग के बिना जीतना, ये चाइना का एक वॉर स्ट्रेटजी है और वो काफी हद तक इसमें कामयाब रहते हैं। अब बात हम कर रहे हैं कि
कि जो 59 एप्स भारत सरकार ने बैन करे हैं, इसके बारे में आज ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी लिखा है कि भारत के इस कदम का स्वागत है और भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी था कि इन चाइनीज ऐप्स को बैन किया जाए या इन पर देश के अंदर एक प्रतिबंध लगाया जाए। और फौज तो अपना काम कर रही है और फौज की स्ट्रेटजी पर यहां चर्चा करना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि यह वो फोरम नहीं है। फौज अपना काम कर रही है, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली जो सर्जिकल स्ट्राइक हमारे प्रधानमंत्री ने कर रहे हैं, हम उसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि ये भारत सरकार का विरोध जताने का और दुनिया के सामने ये बताने का कि चीन कहे भी उसका एकाधिकार है, एक मोनोपोली है कि वो ही टेक्नोलॉजिकल या ई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये पहला कदम लिया और चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। उसके लिए हम भारत सरकार के बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये जो चाइना है या चीन है या ड्रैगन है या शी जिनपिंग है, इनको लगता था कि भारत डर जाएगा, इनके ऊपर अटैक किया, इनके लोग वीर गति को प्राप्त हो गए तो ये भाग जाएगा। पर इनको जानकारी नहीं है कि हिंदुस्तान 700 से लेकर 800 सालों तक मुगल्स और ब्रिटिश सरकार के साथ भी झगड़ने के बाद आज पूरी तरह से सक्षम है और दुनिया के अंदर एक विश्व गुरु का सपना जो हमारे लोग देख रहे हैं वो तुरंत पूरा हो। अब हम सीधा चलते हैं इस प्रतिबंध पर। तो मित्रों, ये जो प्रतिबंध है या बैन है, ये 29 जून 2020 को आया है और इसको कौन से मंत्रालय ने लगाया है? वो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये वो मंत्रालय है जिसने इसको बैन करा है। इसकी चर्चा मैं 1 मिनट के लिए इसलिए कर रहा हूं कि इस देश के अंदर जो सूडो लिबरल हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, वो इसके ऊपर आक्रमण शुरू कर देंगे कि ये जो भारत सरकार ने करा है इसका भारत के अर्थशास्त्र पर बहुत बुरा असर होगा। इस तरह की चर्चाएं जो हैं, वो जो भारत विरोधी स्वर हैं, वो गूंजने लग जाएंगे। तो वो भारत विरोधी स्वर गूंजे ना, तो हमारे मित्रों को, सबको ये जानकारी हो जानी चाहिए कि ये जो प्रतिबंध लगाया है ये पूर्ण रूप से कानूनी है। ये कैसे कानूनी है कि भारत का जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, उसकी धारा 69A के तहत इसको लगाया गया है। और इसको जो लगाने की क्रिया है या जो प्रोसीजर है, वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इन ब्रैकेट प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक ब्रैकेट क्लोज रूल्स 2019 के प्रोसीजर के अगेंस्ट लगाया गया है। इसके अंदर प्रमुख 3 चीजें हैं जो इस अधिनियम में दी गई है कि जहां कहीं पर मंत्रालय को यह सूचना आती है कि किसी भी कारणों की वजह से देश की संप्रभुता, देश की अखंडता और देश की सुरक्षा को कहीं कोई खतरा है, तो जिस चीज से खतरा है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या बैन लगाया जा सकता है। तो मित्रों, इसके ऊपर जो प्रतिबंध या बैन चाइनीज ऐप्स पर लगा है वो पूर्ण रूप से कानूनी है। कहीं किसी के साथ कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया गया। और जो चीन है वो तो मशहूर है कि जो भी कुछ उसको लगता है कि उसकी देश के विपरीत जा रहा है, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, वो तो फिर तानाशाही इस्तेमाल करता है। जैसे ट्विटर के ऊपर एक हैशटैग चला मी टू। ये जो मी टू हैशटैग था ये पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुआ और इसके ऊपर क्या था कि कहीं भी महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार है
या महिलाओं के ऊपर किसी तरह की कोई पीड़ा है या यौन शोषण है तो उसका जिक्र वो मी टू हैशटैग से कर सकती है। तो ये जो मी टू हैशटैग था ये चाइना के अंदर भी लॉन्च हुआ और वहां पर इसका नाम था वोयशी, WOYESHI, वोशी मीन्स मी टू। और वहां पर बहुत भारी संख्या में महिलाओं ने इसके ऊपर ये बात कही कि इस चीजों के हम खिलाफ हैं, लेकिन चीन ने उसको चंद ही दिनों के अंदर बैन कर दिया। इसलिए भारत का चाइनीज ऐप को बैन करना कहीं किसी रूप पर किसी तरह से गैर कानूनी नहीं है। अब ये जो 59 एप्स बैन हुए हैं इनके ऊपर मैं एक एक पे चर्चा करूंगा तो समय बहुत लंबा चाहिए, इसलिए हम पहले चलते हैं 5 ऐप पर। वो 5 ऐप ऐसे कौन से हैं जिसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई देश पर हो रही है। जैसे कि इसमें टिकटॉक है, कैम स्कैनर है, यूसी ब्राउजर है। ये जो सारे कार्यक्रम चल रहे हैं इनके बारे में क्या क्या इनके रेवेन्यू ऑपरेशंस हैं, क्या क्या इनका सुधार है, वो सारा उसके बारे में हम चर्चा जो है शुरू करेंगे। तो सबसे बड़ा ऐप जो है वो है हमारा टिकटॉक। टिकटॉक जो है, इन ऐप के बारे में जो मैं बात करने लगा हूं, एक और आंकड़ा आपके साथ शेयर करूंगा कि 50% से ज्यादा भारत की जो जनता है वो इस समय ऑनलाइन है। अगर हम 135 करोड़ की बात करते हैं तो 65 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन हैं। और अप्रैल और जून क्वार्टर में 330 मिलियन यानी 33 करोड़ टिकटॉक के इंस्टॉल भारत में हुए हैं। और ये एप्पल के ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर का कुल इंस्टॉलेशन का 5% हिस्सा है। और इसके जो यूजर्स हैं भारत के अंदर वो 20 करोड़ से ज्यादा यहां पर क्रॉस कर चुके हैं, जो कि इस पूरी दुनिया का 40% हिस्सा है। इसी तरह कैम स्कैनर है जिसके ऊपर हम स्कैन डॉक्यूमेंट करते हैं, वो भी हम 8 करोड़ से ज्यादा संख्या भारत में पास कर चुकी है। आप मित्रों इमेजिन कीजिए, जो कनाडा है उसकी जनसंख्या है 3.78 करोड़। पूरे देश की जनसंख्या है 3.78 करोड़ और हमारे देश के अंदर इससे कई गुना ज्यादा एक एक ऐप के यूजर्स हैं। तो कितना सामर्थ्य, कितनी शक्ति हमारे देश में है, क्योंकि हम उस युग में जी रहे हैं तकनीकी जिसके अंदर संख्या बहुत महत्वपूर्ण करती है। अब देखते हैं जितने टीवी चैनल्स हैं ये सब टीआरपी के पीछे भागते हैं। जितनी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इनका जो मूल्य आंकलन है वो इस पर निर्भर करता है कि इसके इस्तेमाल करने वाले, इसके जो यूजर्स हैं वो कितने हैं। अब आप पहले हम जाते हैं टिकटॉक पर। जो टिकटॉक है इसका जो राजस्व है, जो इसका रेवेन्यू है प्रतिदिन का, वो मित्रों 2.5 करोड़ रुपए है। और जब मैं इसको एक वर्ष की गिनती करता हूं तो ये 912.5 करोड़ बनते हैं। आप खुद ही इसको इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा रेवेन्यू इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद इसी का एक सिस्टर और ऐप है जिसका नाम है HELO, हेलो। और इसके जो यूजर्स हैं वो 5 करोड़ से ज्यादा है। और खाली जून के अंदर 1.8 करोड़ 10.8 मिलियन यूजर इसको ज्वाइन कर चुके हैं। और इनका मालिक कौन है? इनका मालिक है, कंपनी है जिसका नाम है बाइट डांस। वो टिकटॉक और हेलो की मालिक है। इस कंपनी ने 2019 में घोषणा की
कि वे आने वाले 3 वर्षों में भारत के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से ऊपर करेगा। जो भारत के अंदर निवेश है उसने इसके ऊपर 100 करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए घोषणा की, जिसका आप हिसाब लगा सकते हैं कि उनको यह महसूस हुआ कि भारत के अंदर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है व्यापार की, एप्स की, रेवेन्यू की, एडवर्टाइजमेंट की। इससे आगे एक और ऐप है जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लिकी भी बोल सकते हैं, लाइक भी बोल सकते हैं, LIKEE। इसने 2019 में सलमान खान फिल्म्स के साथ मिलकर उसकी प्रमोशन का काम किया। वो पिक्चर थी दबंग 3, और उसको प्रमोट करने के लिए इसके अंदर जब काम किया गया तो 61 लाख यूजर इसके अंदर जोड़े गए, और जून के माह में इसके अंदर 8 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ गए। और इसके अंदर ये जो ऐप है इसके अंदर यूजर स्पेंडिंग, जो इसको यूज करने वाले खर्च करते हैं, इसमें एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू नहीं जोड़ रहा, उन्होंने $8 लाख यूजर स्पेंडिंग से इसके ऊपर इस्तेमाल किए। जो विज्ञापन पे कमाई आई है वो उसमें अलग है। इसकी एक और सिस्टर ऐप है जिसका नाम है बिग लाइव, उसके अंदर 21 लाख यूजर जो है वो जून के अंदर नए जुड़े हैं। तो आप संख्या का हिसाब लगा सकते हैं कि संख्या कैसे बढ़ रही है। बड़े बड़े विकसित देशों के पास इतनी जनसंख्या नहीं है, जिससे कई गुना ज्यादा हमारे यूजर्स हैं। इसी तरह हम बात करते हैं यूसी ब्राउजर ऐप की। जो मित्रों यूसी ब्राउजर ऐप है ये एक मोबाइल ब्राउजर है, और इसको मोबाइल के ऊपर एक ब्राउजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में। और यह किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि 2010 से 2019 के दशक में यह दुनिया में 8वें नंबर पर है यूजर के हिसाब से। और इसका मालिक कौन है? इसका मालिक है यूसी वेब। और यूसी वेब का मालिक कौन है? अलीबाबा। और अलीबाबा जो है वो आप सब लोग मित्रों जानते हैं चाइनीज है। तो ये यूसी वेब ब्राउजर या यूसी ब्राउजर जो ऐप है इसके अंदर भी उसी तरह से करोड़ों के अंदर जो है वो कमाई इसके अंदर जाती है। इसके अंदर एक और ऐप है शेयर आईटी। शेयर आईटी कंपनी मित्रों 2015 में स्थापित की गई थी। दुनिया में 50 करोड़ इसके यूजर्स हैं शेयर आईटी के, और केवल भारत में कितने हैं? 10 करोड़ से ऊपर आंकड़ा जा चुका है। इसका मुख्य कार्यालय कहां पर है? इसका मुख्य कार्यालय बीजिंग में है, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सीईओ कौन है? वो है माइकल क्विन, जो इसके सीईओ है शेयर आईटी के। और ये ऐप का काम क्या है? इसको हम सोशल कंटेंट शेयरिंग भी बोलते हैं, और इसको अलावा इसको कॉमन लैंग्वेज में शेयर फाइलिंग प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। तो ये शेयर फाइलिंग प्लेटफॉर्म भी है और सोशल कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म के नाम से भी ये जाना जाता है। ये पहले लिनोवो का हिस्सा था। ये जो लिनोवो जो कंप्यूटर्स आते हैं आप सब जानते हैं, ये उसका हिस्सा था। लेकिन इसकी भारी सफलता एक ही साल में इतनी ज्यादा हुई कि इसने लिनोवो को छोड़कर सेपरेट कंपनी क्रिएट कर दी। मुनाफा कितना हुआ होगा? इसने लिनोवो को छोड़ दिया और इंडिपेंडेंट कंपनी क्रिएट हो गई। इसका मित्रों रेवेन्यू टारगेट भारत के अंदर क्या है आपको जानकर आश्चर्य होगा। $5 मिलियन, $50 लाख 2018 का आंकड़ा है, जो जाता है 35 से 40 करोड़। और 40 करोड़ से ज्यादा इसके यूजर हमारे देश में है। तो संख्या ऐसी है कि किस दुनिया का कोई भी देश हिल जाए कि हमारे तो इतने नागरिक नहीं हैं जितने इनके यूजर्स हैं।
अब हम चलते हैं, एक ऐप आता है जिसकी मैंने बात शुरू में करी थी मित्रों, कैम स्कैनर। अब ये जो कैम स्कैनर ऐप है, ये iOS पे भी चलता है और एंड्रॉयड पे भी चलता है, यानी कि एप्पल फोन्स पे भी चलता है और जो अदर एंड्रॉयड फोन्स है उस पे भी चलता है। इसके यूजर्स कितने हैं? इसके यूजर्स मित्रों 9 करोड़ से ज्यादा संख्या 9 पार कर चुकी है। ये 10 करोड़ टच करने वाला था अगर इसको बैन न किया जाता, प्रतिबंध न लगाया जाता। और खाली जून के अंदर 40 लाख इंस्टॉलेशन इसकी भारत में हुई है, खाली जून के अंदर। किस तीव्र गति से चाइनीज ऐप इस देश के अंदर बढ़ रहे हैं या बढ़ रहे थे 29 जून से पहले। अगर उनके ऊपर भारत सरकार या हमारे जो प्रतिभाशाली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, वो उनके ऊपर प्रतिबंध न लगाते। ये चीन समझता था कि मेरा तो एकाधिकार है, मोनोपोली है, मैं जो चाहे कर सकता हूं। इस दुनिया की मार्केट को, इस दुनिया के अर्थशास्त्र को, अर्थतंत्र को, इकोनॉमी को मैं अपने हाथ में ले सकता हूं। अभी अभी इन्होंने अमेरिका के अंदर एक ट्रंप की मीटिंग थी, तो जानकारी ये आई है कि उस ट्रंप की मीटिंग में जो रजिस्ट्रेशंस हुए वो भी चाइनीज ऐप ने हैक कर दिए, ताकि ये लगे कि ट्रंप की मीटिंग के अंदर रजिस्ट्रेशंस कम है। तो ये इस तरह का दिमाग रखता है, इस तरह की सोच रखता है। लेकिन उसको ये नहीं था कि भारत इस तरह से अटैक कर सकता है और अपनी संप्रभुता और अखंडता और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस तरह का कदम उठा सकता है। भारत की मजबूती के बारे में शायद उसको इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन अब मैं सोचता हूं कि उसको ये अंदाजा हो गया होगा कि भारत किस दिशा की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो मित्रों, जब हम ऐप की बात कर रहे थे, तो जैसे लास्ट मैंने ऐप जो बात आपको करी, वो मैंने ये करी कैम स्कैनर के बारे में। अब ये जो कैम स्कैनर है या टिकटॉक है, इन सब के जो ऑल्टरनेटिव या पैरेलल हैं ऐप, तो भारत में है, बहुत है। जैसे कैम स्कैनर है, इसका पैरेलल ऐप है जिसको कागज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कागज। कागज एक स्वदेशी या भारतीय ऐप है और सूचना के मुताबिक 30 जून 2020 को 1 लाख कागज ऐप के डाउनलोड हो चुके हैं एक दिन में मित्रों। ये जो आंकड़ा मैं बता रहा था, ये मैं इसलिए बता रहा था कि कितनी बड़ा अवसर युवा पीढ़ी के लिए या स्टार्टअप के लिए हमारे देश में आ रहा है। इसी के बीच में आपने एक मैसेज पढ़ा होगा, मेरे ख्याल मेरे एंकर ने दिया था कि शायद इसमें 5 मिनट का समय है, उसके बाद आप आईडी और पासवर्ड लॉगिन करके उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मित्रों, बने रहिए। जो हमारी चर्चा है अपॉर्चुनिटी फॉर स्टार्टअप्स और आत्मनिर्भरता, हम उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये स्टार्टअप और इनका रेवेन्यू का आंकड़ा मैं आपको इसके लिए शेयर कर रहा था कि कितना भारी पोटेंशियल हमारे देश में है, कितना भारी व्यवसाय हमारे देश में है और कितनी भारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे इस देश में है। इसका अंदाजा आपको लग गया होगा, जहां एक एक ऐप दिन में कई कई करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और हमारे लोग या ये जो सूडो लिबरल्स हैं या जो कुछ कम्युनिस्ट हैं, वो बोलते हैं भारत में तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ है और यहाँ तो लोगों के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। ये सब वो लोग हैं, या तो ये तथ्य जानते नहीं, या ये भारतीय विरोधी स्वर है, या ये लोगों को भटकाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो शांति है उसको भंग करना चाहते हैं, या ये निराशावादी है। ये जिस तरह के आंकड़े आपके साथ मैंने आज शेयर करे हैं चर्चा में, उससे मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर कोई व्यवसाय की कमी है।
मुझे नहीं लगता हमारे अंदर कोई, देश के अंदर बेरोजगार कोई बढ़ना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी, हमारी राज्य सरकारें और हमारे जो केंद्र शासित देश हैं या हमारी भारत सरकार है, उनको मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे एंकर का मैसेज आया है एक ब्रेक का, तो मैं उसको ब्रेक के बाद उसको आगे क्रम से जारी रखूंगा। तो कृपया तकनीकी वजह से एक इसमें ब्रेक में ले रहा हूं, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करता हूं। अभी हम बात कर रहे थे, फिर हमने एक ब्रेक लेनी पड़ी, ब्रेक लेने के बाद हमें समय लगा ज्वाइन करने में। तो आज भी उन स्टार्टअप के लिए समय है जो ये कहें कि आप हमारे वेब पोर्टल पर आकर मीटिंग कीजिए और आपको कहीं कोई विघ्न नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो मैं चाइना की बात आपसे कर रहा था। ये चाइना के बारे में बहुत ज्यादा ये कहा जाता है कि जो चाइनीज हैं उनका मानना यह है कि जो आदमी चाइना के बारे में जानता है वो चाइना के लिए बहुत खतरनाक है। एक बीजेपी के सांसद डॉक्टर स्वामी है, वो चाइनीज काफी जानते हैं। तो जब जब उनकी कोई चर्चा सुनते हैं तो उसके बीच में वो कहेंगे कि जो चाइनीज है उनका ये कहना है, द मैन हु स्पीक चाइनीज इज अ वेरी डेंजरस मैन। तो नॉन चाइनीज का चाइना के बारे में जो लोग जानते हैं उनको चाइना वाले अपने लिए अच्छा या खतरनाक मानते हैं। जैसे जैसे हम लोग चीन के बारे में जानते हैं, जिसके नाम के बारे में पहले भी मैंने कहा था कि अगर चीन की सही परिभाषा चाहिए तो इस नाम को उल्टा करके पढ़ लो, इस नाम को उल्टा करके पढ़ लो, आपको समझ लग जाएगी कि ये कैसी हरकतें करता है। तो अब हम ये जो 5 एप्स की बात करी, उसके रेवेन्यू के बारे में बात करी कि हमारी कंट्री के अंदर कितना रेवेन्यू आ रहा है। कई करोड़ रुपया पर डे का रेवेन्यू है जो चाइनीज कंपनी को जा रहा था। और ये हम सिर्फ उन एप्स की बात कर रहे हैं जो एप्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशंस के ट्रेड एग्रीमेंट के बाहर हैं। और जिन एप्स का हमारी कंट्री की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के ऊपर असर है उसी को बैन किया गया है। संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा, ये 3 मुद्दे हैं आईटी एक्ट 69 के अंदर, जिसके अंदर भारत सरकार को या हमारे मंत्रालय के पास ये पावर है कि अगर जहां इन तीनों चीजों पर खतरा आया तो भारत सरकार उन चीजों को बैन कर सकती है। ये 59 एप्स जो थे, इसके बारे में जो सूचना है वो ये थी कि ये डेटा माइनिंग कर रहे थे, ये डेटा कलेक्ट कर रहे थे और उस डेटा कलेक्शन का भारत की अखंडता पर या सुरक्षा पर या संप्रभुता पर खतरा आ सकता था। मंशा इनकी, चीन की यही थी, इसीलिए इनको बैन कर दिया गया। इससे पहले सारी दुनिया आज अपनी उंगली उठा रही है इस चीन की तरफ कि जो कोरोना का वैश्विक महामारी का जो इस पूरी दुनिया में संकट छाया है उसके ऊपर इनका काफी सारा हाथ है। इनका एक पिटीशन भी अमेरिका में फाइल हुआ है जो अमेरिकन सेक्रेटरी ने करा है, जिसके अंदर उन्होंने सारे डैमेजेस चाइना से क्लेम करे हैं कि जो हमारे देश के अंदर नुकसान हुआ है, क्योंकि चाइना ने WHO को यह नहीं बताया कि ये जो महामारी है ये ह्यूमन टच से स्प्रेड करती है। उसकी लेट खबर आई, उसकी वजह से महामारी फैल गई। तो उनका कहना यह है, उन्होंने WHO को भी उसमें पार्टी बनाया है कि WHO भी कुछ हद तक सीमित है और चाइना तो है ही है। तो कोरोना के बाद फिर गलवान वैली में झगड़ा हुआ। गलवान वैली के बाद ये सूचना आई, जो हमारी आईबी एजेंसीज हैं उन्होंने कहा कि डेटा माइनिंग हो रहा है और उस डेटे को देश के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके बाद भारत सरकार ने ये कदम उठाया। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा एक अवसर या जो अपॉर्चुनिटी है, जो यूथ ऑफ दिस कंट्री या जो बिगिनर्स ऑफ दिस कंट्री हैं उनके लिए बहुत बड़ी है। मैंने कैम स्कैनर की बात की, तो कैम स्कैनर के थ्रू डाटा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके शेयर किया जाता था, पूरी दुनिया में उनको भेजा जाता था। आज अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैंने एक आपको जिक्र करा, कागज ऐप है।
कागज ऐप एक दिन में 1 लाख डाउनलोड हो गया। तो आज की युवा पीढ़ी स्टार्टअप जो है, अगर वो किसी इस तरह के ऐप को डेवलप करने में, तकनीकी ऐप डेवलप करती है, आज सारा देश उसको सपोर्ट भी करेगा, प्रमोट भी करेगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो इनके जो पैरेलल ऐप्स हैं वो ढूंढे। और जब तक वो पैरेलल ऐप नहीं मिलते तब तक, जैसे कागज है, इस तरह के सैकड़ों ऐप हैं जो आप गूगल में जाएंगे, आप किसी ऐप को डालेंगे, टिकटॉक डालेंगे, आप कैम स्कैनर डालेंगे, आप जो लाइकी है वो डालेंगे और उसके आगे लिखेंगे पैरेलल इंडियन ऐप्स, वो आपको लिस्ट दे देगा, एक फेहरिस्त आ जाएगी कि इसके पैरेलल भारत में कौन कौन से ऐप है। तो आप उस ऐप को चुन सकते हैं। और जो लोग ये 59 ऐप्स इस्तेमाल कर रहे थे या कर रहे हैं, उनमें इस तरह की भावना आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होना चाहिए कि हमने उनका जो काम था उसके अंदर कोई रुकावट डाली है। क्योंकि मित्रों, उस ऐप के पैरेलल ऐप बहुत सारे हैं और खासकर जो टॉप 10 है वो आपको तुरंत गूगल पर जाने में मिल जाएंगे। आप उस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो हमारा पैसा चाइनीज कंपनियां अपने ऐप यूज करवाकर अपने देश में ले जा रही थी और उस पैसे को हमारे ही देश के ऊपर आक्रमण करके या हमारी देश को संप्रभुता के ऊपर खतरा लाकर इस्तेमाल कर रही थी, उसको हम रोका जा सकता है। इसलिए ये जो 59 चाइनीज ऐप्स बैन हुए हैं, इसका इकोनॉमिक स्ट्राइक के अलावा ये एक हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जो सूडो लिबरल्स, जो भारत विरोधी आवाजें ये कहती हैं कि इसको बंद करके भारत में बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था में कोई समस्या आ जाएगी, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज अगर स्वदेशी ऐप डेवलप होते हैं, पैसा यूजर का उनके पास जाता है और उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट का पैसा आता है और वो देश के अंदर रहता है, तो जो प्रधानमंत्री का नारा है आत्मनिर्भर भारत, हम अगर इन ऐप्स को, हिंदुस्तानी ऐप्स को यूज करेंगे, हमारी युवा पीढ़ी इन ऐप्स को डेवलप करेगी, हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा, हमारे देश के विकास में लगेगा, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, तो हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने से दूर नहीं है। और मैं ये समझता हूं, और मैं भारत सरकार से इसके बारे में मैंने आज एक पत्र लिखा है जिसको मैं भेजूंगा, जिसमें मैंने ये कहा है कि भी इस देश के अंदर जितनी जो भारत सरकार है, जो राज्य सरकारें हैं, जो केंद्र शासित देश के अंदर प्रशासक है, वो अपने आईटी डिपार्टमेंट को सतर्क करे, वो अपने आईटी डिपार्टमेंट को और ज्यादा एक्टिव करे और वो देखें कि उनके राज्य के अंदर, उनकी स्टेट के अंदर कौन कौन से लोगों ने ऐप्स डेवलप किए हैं जो यहां पर बेकार पड़े हुए हैं। मित्रों, हजारों ऐप है हमारे देश के जो युवा पीढ़ी ने बनाए जिनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मैं ये चाहता हूं कि वो युवा अपने आईटी डिपार्टमेंट से संपर्क करें, अपने ऐप्स के बारे में उनको जानकारी दे। और हम ये चाहेंगे कि हमारे भारत सरकार का ये जो एक आईटी मिनिस्ट्री है वो एक पोर्टल डेवलप करे, उसमें लिखे कि आप जाना चाहते हैं ये वाले ऐप इस राज्य के अंदर ये हमारे बच्चों ने बनाए हैं, आप ये स्कैन करना चाहते हैं, हमारे देश के ये ऐप है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। आप अपने देश के अंदर कोई और सोशल मीडिया डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, हमारे देश के ये ऐप है, ये हमारे बच्चे हैं, ये उनके ऐप के नाम है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें एक बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज ये है कि जो आपका ऐप हो उसके अंदर वो क्वालिटी हो, ताकि जो मित्र हमारे इस्तेमाल करें उनको ये ना लगे कि वो ऐप हमसे बढ़िया था। और आज इंटरनेट के बाद जो सारी दुनिया है वो एक आपके कंप्यूटर के ऊपर समा चुकी है। आप अपने कंप्यूटर में, चाहे आप अमेरिका में बैठे हैं या आप इंग्लैंड में बैठे हैं या आप नीरज पंत जी की तरह नेचर की लैब में अल्मोड़ा में बैठे हुए हैं, आप देखिए नीरज जी के पीछे का दृश्य कितना सुहावना है। ये देवभूमि के अंदर बैठे हैं, इतना बढ़िया दृश्य है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की जो आईटी की वजह से, जो इंटरनेट की वजह से वो जो ताकत है वो दुनिया में किसी मुल्क, चाहे वो अमेरिका है चाहे चाइना है, कम नहीं है। थोड़ा बहुत हमारे मित्रों का जरूर कभी कभार शिकायत आती है कि 4G नहीं चल रहा, वो धक्के से चल रहा है, धक्का स्टार्ट चल रहा है। लेकिन मित्रों, ये चीजें जो हैं ये अब हमें समय उनसे ऊपर दे चुके हैं। हम 4G के बाद 5G की बात कर रहे हैं।
और हमारे पास जो है वो संख्या इतनी बड़ी है कि आपको एक छोटा सा वाक्य बता दूं कि जब पहले पहल हिंदुस्तान के अंदर मिस इंडिया या मिस्टर इंडिया के टाइटल दिए गए तो उसके पीछे में एक सूचना ये आई कि जो बड़ी बड़ी ये जो कॉस्मेटिक कंपनीज हैं उनका ये मानना है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई मिस्टर इंडिया मिस इंडिया आएगा तो हिंदुस्तान के अंदर लोगों में इस तरह की इच्छा पैदा होगी कि मुझे भी बेहतर दिखना चाहिए, मैं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। तो वो फिर जो कॉस्मेटिक्स हैं उनको यूज करेंगे और उनकी सेल बहुत बढ़ जाएगी। उस समय किसी व्यक्ति ने कहा था कि कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो 3 करोड़ है और हिंदुस्तान के अंदर अगर 3% मित्रों 3% लोग अगर उस आइटम को प्रमोट करते हैं या यूज करते हैं तो ये उन कंपनियों के लिए रेवेन्यू ऑपरेशन का सबसे बड़ा मॉडल था, सबसे बड़ा मॉडल। तो संख्या हमारे पास है, यूथ हमारे पास है। मोदी जी ने ये स्ट्राइक कर चाइनीज ऐप बैन कर दिए हैं। बहुत बड़ी एक चुनौती के अलावा अवसर है युवा पीढ़ी के आने के लिए। अगर हमारे युवा ये ऐप इस्तेमाल करते हैं, हमारे देश के लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर हम आत्मनिर्भर हैं और युवा पीढ़ी हमारे साथ है तो मैं समझता हूं कि ये जो अपॉर्चुनिटी हमारे प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने दी है वो देश को विश्व गुरु बनाने में बहुत अच्छी और बहुत व्यापक सिद्ध होगी। इसके साथ क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, मैं चाहता हूं मेरे मित्रों ने कार्य पर जाना होगा, काम पर जानूंगा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, कोशिश करूंगा। कुछ प्रश्न भी हैं, कुछ प्रश्न भी हैं, हम ले सकते हैं। अजय जी कुछ प्रश्न भी हैं। क्या है कि ये विषय आज हम जब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कुछ मित्र वापस चले भी गए हैं और लेकिन हम उनको आगे इसको रिकॉर्ड करके उन तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो कुछ प्रश्न जरूर हैं जिन्हें लिया जा सकता है। जी, प्रश्नों की एक फेहरिस्त है और प्रश्नों में अगर हम जाएंगे तो कई तरीके के प्रश्न हैं, लेकिन मैं कुछ प्रश्नों को उठाता हूं। सबसे पहले एक प्रश्न ऐसा भी है कि कुछ कंपनीज यहाँ पर शुतुरमुर्ग की तरह बिहेव कर रही हैं। आई मीन उनका जो सर है वो वास्तव में भारत के बाजार में है, उनके अंदर घुसा हुआ है, लेकिन उनको वो दिख नहीं रहे हैं कि ये वास्तव में इंडियन कंपनीज हैं या ये चाइनीज कंपनीज हैं। जैसे अभी एक विषय उठा था कि एरिक युआन नाम का लड़का है, इसने अमेरिकन नेशनैलिटी लेके जूम ऐप को डेवलप किया और जो इसका सर्वर भी यूज होता है वो लगभग वो चाइना से यूज कर रहे हैं और उसने टोटल एम्प्लॉइज जो हैं उसमें चाइनीज रखे। केवल एक शुतुरमुर्ग वाली चाल थी कि भाई शिकारी को ये ना पता लगे कि एक्चुअली इसका ओरिजिन कहाँ है, तो ओरिजिन के लिए उन्होंने उसकी नेशनैलिटी को उन्होंने यूएस में लिया था। तो ऐसी बहुत सारी एक फेहरिस्त है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें किस तरीके जैसे सुनने में ये आता है कि जोमेटो में भी चाइनीज का बहुत बड़ा शेयर है, पेटीएम तो ऑलमोस्ट अलीबाबा की है, तो ऐसा एक बहुत बड़ा लोगों के मन में डाउट है, इसको लेके हम क्या कह सकते हैं? देखिए नीरज जी, मैं अपने मित्रों को एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर हर एक राज्य और हर एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर यहाँ पर आईटी सेंटर खुले हुए हैं। चंडीगढ़ में भी आईटी पार्क के अंदर एक एंटरप्रेन्योर सेंटर खुला हुआ है। तो ये जो जितनी संस्थाएं हैं इनको न तो कोई बजट की समस्या है, ना इनके पास कोई डेवलपमेंट की समस्याएं हैं। हमारे लोग अपने एप्स, अपनी एक्टिविटीज, अपनी वेबसाइट्स इनके पास लेकर जाएं। उसके बाद हम ये कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश और भारत सरकार थ्रू मंत्रालय इनकी सबको जो है एक लिस्ट में जोड़ करके पब्लिक पोर्टल पर हम लॉन्च करें कि ये हमारे विदेशी ऐप्स, ये देसी ऐप्स है, ये हमारे देश के अंदर बनी हुई वेबसाइट्स हैं, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि हम यूनाइटेड नेशंस के कोई ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो हम ट्रेड के अंदर बाधक नहीं बन रहे हैं। मैं ये कहता हूं कोई आदमी चाइना का प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा अगर उसके पास इंडिया में बढ़िया प्रोडक्ट है
और उसकी जानकारी है। मैं फिर वहीं पर आ रहा हूं, ये जो सारा झगड़ा है वो है सूचना लोगों के पास, सूचना संख्या के पास कैसे जाएगी, वो ये जितने ऐप्स हैं इसके थ्रू लोगों के पास जाएगी। हमारे मित्रों को, युवा मित्रों को अपने आईटी विभाग से संपर्क करना चाहिए। और जो हम एक पॉलिसी के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं भारत के अंदर, जैसे चंडीगढ़ के अंदर सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़, जिसको स्पिक के नाम से जाना जाता है, वो एक संस्था है, बहुत अच्छा काम कर रही है। आप उनके पास जाइए, उनसे जानकारी लीजिए। लेकिन आपको थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं कि आगे बढ़कर थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर आपको कुछ करना है। इंग्लिश में एक कहावत है, यू हैव टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल। तो अगर आप एक माइल, एक कदम एक्स्ट्रा चलेंगे तो आपको उसके अंदर प्रोत्साहन मिलेगा। आप सूचना इकट्ठी कीजिए। भारत सरकार की इतनी सारी जो योजनाएं हैं वो आईटी को प्रमोशन पर लगी हैं। पर जो नीरज जी आपका प्रश्न है, मुझे ये लगता है आज भी, और मेरा पर्सनल विचार भी, और मैंने महसूस भी किया है कि हमारी जो योजनाएं हैं वो जन जन तक, नीचे तक शायद अभी पूरी तरह से पहुंची नहीं है। तो हमारे राज्य और राज्य प्रदेशों को, केंद्र शासकों को इन सूचनाओं को जन जन तक, नीचे तक पहुंचाना चाहिए, युवा पीढ़ी तक। कुछ थोड़ा सा युवा आगे आए, कुछ ये जो विभाग है आए, तो हम इस जो आप मुझे विघ्न और बाधा बता रहे हैं उसमें से हम निकलकर बाहर आ सकते। आज जैसे चाइना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, वो एक इसका हिस्सा है। लेकिन जहां से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उसकी जानकारी भी बहुत कम लोगों को है कि जब ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गलवान घाटी में ये जो हिंसा हुई, जो ये झड़प हुई, जिसमें आपस में दोनों सेनाएं भिड़ी, उसके पीछे कहा यह जाता है कि जो गलवान और जो चाइना के सी पैक का जो नस है, जहां वो नस दब रही है, वो दौलत बेग को लगा है। और दौलत बेग में जिस तरीके से भारत ने निर्माण कार्य किया है और जिस तरीके से उन्होंने ब्रिज कंस्ट्रक्शन किया है, और उसके बाद वो दौलत बेग ऐसा हिस्सा है जहां से उनका पूरा वर्षों का सी पैक का जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार जाता हुआ उन्हें दिखता है कि अगर वहां इंडियन आर्मी आती है और इंडियन आर्मी वहां पर, तो इस पूरे महत्वपूर्ण विषय में आप कुछ अगर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे तो ये इस चीज से हम इसको जोड़ सकते हैं कि ये आखिर किस तरीके से चारों तरफ से इंडिया अपनी संप्रभुता को, अपनी अखंडता को, अपनी बाउंड्रीज को, अपनी सैन्य ताकत को, इन सबको लगाकर इन सबसे भारत को एक कहीं आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जा रहा है। नीरज जी, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो प्रश्न है इसके लिए मुझे डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो देना पड़ेगा, जिसके लिए मैं ये समझता हूं कि चाहे हम इस चाइना के टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट प्रोग्राम छोटा सा करें, क्योंकि ये जो आज का कार्यक्रम था वो, जैसे मैंने प्रदीप जी को बताया, हम इसके अंदर से, मैंने पहले कार्यक्रम में शुरू में बात कही थी शायद आपसे नहीं, कि जो हमारे सिक्योरिटी के अंदर जो फौज कर रही है, जो फौज के अंदर हमारी तैयारी है, जो एलएसी पर झगड़ा हुआ जिस वजह से हमारे 20 जवान चले गए, उन लोगों की जानकारी के लिए इसमें मैं बहुत ज्यादा उस हिस्से को नहीं लाया, और मैंने इस हिस्से को, उस चीज को आगे मित्रों के सामने रखने की कोशिश करी, जो चीजें मित्रों को मालूम नहीं है कि जो इसके अंदर छुपे हुए, या जो इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटीज थी, जिसको मैं बोलता हूं स्टार्टअप्स के लिए, युवा पीढ़ी के लिए और आत्मनिर्भरता के लिए। तो ये एक अपने आप में एक पूरा विषय है जिसकी आपने जिक्र की, मैं मानता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। शायद लोगों को गलवान वैली में झगड़ा क्यों हुआ, लोग पत्थरों से, जो हमारे फौज के लोग थे, उनकी वो वीर गति को कैसे प्राप्त हुए, वहां पर लोगों के पास हथियार क्यों नहीं चलाया, क्या हथियार वहां अलाउड था, नहीं था, इनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश यही रहेगी कि हम इसके बारे में एक कार्यक्रम सेपरेट करें, जिसको हम गलवान, चाइनीज एप्स और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से ही करें, ताकि पूरी तरह से उसके ऊपर चर्चा हो सके। नहीं तो ये हाफ कुक होगी, वो उसके अंदर न तो मित्रों को पूरा समझ में आएगा, ना ही मुझे अच्छा लगेगा। तो समय के अभाव में उसका हम एक और कार्यक्रम रख लेते हैं, इसको स्टार्टअप्स और आत्मनिर्भरता के साथ जोड़कर आगे चलते हैं। जी, आज जैसा आपने बताया कि भारत के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा बाजार तो है ही, लेकिन इन सारे प्रतिबंधों से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी खड़ी हुई है, और एक बहुत बड़ा आपको
काम करने के लिए एक मार्केट, कितना बड़ा मार्केट है, इसकी एनालिसिस भी हुई है कि चाइना जिस चीज को हम एक एक ऐप के तौर पे देख रहे थे, जब ये 59 ऐप बैन हुई तो उनका जब आपने एनालिसिस किया कि कितने मिलियन डॉलर्स का ये बिजनेस यहाँ पर करते थे और उसके बाद हमारी अखंडता और संप्रभुता के साथ कॉम्प्रोमाइज करते थे, उस डाटा के चोरी होने का भी खतरा था। तो आपने एक बहुत बड़ा एनालिसिस और एक बहुत बड़ी होप भारत के युवाओं को दी है कि हमें इस विजन पे आगे बढ़ना चाहिए। और मार्केट का तो ये फिनोमिना ही है कि जो लोग पहले आएंगे वो पहले मार्केट को ग्रैब करेंगे, और जो उसमें क्वालिटी के साथ और जितनी एक्टिवनेस के साथ बढ़ेंगे। तो ये अजय जी का एक बहुत बड़ा जो व्याख्यान रहा, इसको हमें समझना होगा कि हम किस तरीके से इस पूरे मौके को बिना समय गवाए और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए बिना हमें आगे बढ़ना चाहिए, और इस विषय को लेके हमें इस पूरे मार्केट को समझना चाहिए। हम आने वाले समय में क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कभी भी व्यवसायीकरण महत्वपूर्ण नहीं रहा। यहाँ लोग इमोशंस के साथ ज्यादा जुड़े रहते हैं, यहाँ लोग परिवार व्यवस्था के साथ ज्यादा जुड़े रहते हैं, तो इसलिए जो पैसे की प्रायोरिटी है उसको थोड़ा सा पीछे रखते हैं। लेकिन चाइना के साथ उल्टा काम है, वो सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करता है, उसके लिए पैसा बहुत बड़ा है। इसलिए आज हमको इस मार्केट को समझना चाहिए, अजय जी के इस व्याख्यान को समझना चाहिए कि कितना बड़ा मार्केट है। और अब हम आपको आगे आने वाले हिस्से में कुछ इस, जैसा अजय जी ने कहा है कि हम एक से एक कड़ी मिलाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितना बड़ा नेक्सस, कितना बड़ा खेल। और भारत के अंदर भी जो एंटी इंडिया फोर्सेज हैं वो किस तरीके से उनके लिए काम कर रही हैं, बहुत सारी फॉरेन एजेंसीज हैं उनके लिए काम कर रही हैं। वो केवल एक नैरेटिव खड़ा करती हैं कि एक ऐप डिलीट करने से क्या हो जाएगा, इससे कितना बड़ा बिजनेस चला जाएगा या भारत को कितना बड़ा बिजनेस मिल जाएगा। तो हमें इसके लिए एक डिटेल एनालिसिस की आवश्यकता तो है ही। हम आगे इसके लिए प्रयास करेंगे, द इंडिया पोस्ट के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में दोबारा आएंगे और इसकी कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे। तब आप दर्शकों को ये समझ आएगा कि ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और सेना के साथ जिस तरह के हमारे इमोशंस हैं, जब सेना के साथ ये झड़प हुई तो इंडिया ने भी समझा कि चाइना हमारे को ही मार्केट बना के और हमारे ही ऊपर आंख दिखा रहा है। तो ये इंडिया के लोगों को समझ में आया, और देश भर से जिस तरीके का विरोध चाइना के प्रति दिख रहा है कि दुकानदारों ने, बड़े बड़े लोगों ने अपने अपने सामान को जलाया है। तो मैं धन्यवाद करता हूं अजय जी, आप इस महत्वपूर्ण विषय पे बोले, आपने बेबाकी से ये राय रखी। हम आने वाले समय में अपने युवाओं के लिए इन पूरे एक एक चीज को हम होलिस्टिक तरीके से उनको हम ये दे पाए ताकि वो कड़ी से कड़ी जोड़ पाए। आज हमने केवल ऐप के विषय में बोला। मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अजय जी, आपका विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं, आप समय निकाल के आए। हम आने वाले समय में इस पूरी वेबिनार को आगे बढ़ा के रखेंगे और आगे और अच्छा प्रयास करेंगे कि इसमें दर्शकों तक एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।